इस्लामाबाद, जहां पर इमरान खान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं कि किसी चीज ने, हालांकि वर्ल्ड कप की बड़ी खुशी हुई, शौकत खानम के जब दरवाजे खुले, वो भी बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, उसकी बड़ी खुशी हुई। शौकत खानम को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में अवार्ड दिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनीवा में, उसकी और खुशी हुई। तहरीक इंसाफ की जब 30 अक्टूबर को अवाम का समंदर मीनार पाकिस्तान में, बहुत खुशी हुई। लेकिन इस धरने में जो मेरी कौम जागी है, किसी चीज कोई इसका मुकाबला नहीं करती। ये तो कभी कभी मेरे पाकिस्तानियों, कभी कभी एक कौम की तारीख में इस तरह एक कौम जागती है, और ये अल्लाह की तरफ से उसकी कोई खास मेहरबानी है हमारी कौम के ऊपर कि इसने बच्चे को पता चल गया कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, कौन डाकू है, कौन करप्ट है, कौन इस निजाम को बचाने वाले हैं और कौन तब्दीली चाहते हैं, कौन एक पुराने निजाम में मुल्क का खून चूसते रहना चाहते हैं और इकट्ठे हैं, और कौन इस मुल्क में एक नया पाकिस्तान, इसको नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सबको पता चल गया, अवाम जाग गई है, और ये अल्लाह का खास करम है। आज गिलगित बल्तिस्तान से यहां नौजवान आए हुए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। गिलगित बल्तिस्तान में आप सबके लिए जो नहीं गए वहां, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शायद ही दुनिया में अल्लाह ने कोई ज्यादा खूबसूरत बनाई है जगह गिलगित बल्तिस्तान से, कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है। मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानी हूं जिसने वो सारा इलाका देखा, और मैंने ये आज से पहली दफा गया, आज से 40 साल पहले जब मैं स्कूल में था, तब तो सड़कें भी छोटी छोटी थी। तब तो जब मैं गया तो जीपें सिर्फ जा सकती थी, अभी काराकोरम हाईवे नहीं बना था। तो मुझे याद है जीप में सिर्फ इतनी जगह होती थी कि जीप एक सड़क के ऊपर बस फिट हो जाए, और इतनी मुश्किल वो रास्ते थे कि हर 2-3 मील के बाद कई हजार फुट नीचे टूटी हुई जीप पड़ी होती थी, बड़ी खतरनाक जगह थी। तो मैं तब गया, और तब से ही मैंने सोचा कि अल्लाह ने ऐसी दुनिया में जगह बनाई नहीं। और अभी कभी भी आपको कभी भी मौका मिले, आप स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, चित्राल, ये जो आप इलाके कभी आपको मौका मिले, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया में आप कहीं भी ऐसे खूबसूरत इलाके नहीं देखेंगे। मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा, स्विट्जरलैंड भी मैं सारी जगह गया हूं, लेकिन स्विट्जरलैंड जिधर अरबों डॉलर हर साल वो टूरिज्म से कमाते हैं, अरबों डॉलर, स्विट्जरलैंड से दुगना है नॉर्दर्न एरिया हमारा गिलगित बल्तिस्तान, दुगना साइज में है, और दुगना पहाड़ भी दुगने हैं। यानी कि दुनिया में 24,000 से ज्यादा ऊंचे पहाड़ 14 हैं, तकरीबन 14 हैं, आधे पाकिस्तान में और आधे गिलगित बल्तिस्तान में। तो अगर हम इस इलाके को सही तरह मैनेज कर लें, डेवलप नहीं, मैनेज कर लें, इसको हम सही तरह इसकी जोनिंग कर दें जो स्विट्जरलैंड में है। खैर स्विट्जरलैंड से तो खूबसूरत हजारा ही है, जितना खूबसूरत मैंने हजारा देखा, और फिर उससे आगे पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या दिया है। आप स्वात वैली चले जाएं, ऊपर चले जाएं, बहुत खूबसूरत जगह। वजीरिस्तान चले जाएं, वो ये बदकिस्मती से आजकल हम नहीं जा सकते, जितना खूबसूरत वजीरिस्तान के कई इलाके हैं, शायद ही की दुनिया में इलाके हो। तो अगर हम सिर्फ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे गिलगित बल्तिस्तान का, अगर उसी को सही तरह हम मैनेज कर लें, तो आज ये जो कोयले के ऊपर पावर प्लांट्स है, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, इनकी बनाने की जरूरत ना हो, क्योंकि साफ बिजली है, पानी से बनती है, अपना पानी है।
या कोयला बाहर से आएगा, वो पहले कराची पे उतरेगा। 6 पावर प्लांट्स पंजाब में बना रहे हैं। वो कराची से जब तक पहुंचेगा पंजाब, अगर सड़कों पे आए तो सड़कों के ऊपर क्या होगा, सड़कों का हाल क्या बनेगा जब लाखों टन कोयला जाएगा पंजाब में। अगर बनाना ही था मियां साहब तो उधर कराची बना देते, पोर्ट, कोयला तो बाहर से आना है तो वहां कराची बना देते, पोर्ट के साथ पावर प्लांट्स बना देते। नहीं, उधर से पंजाब आएगा ताकि शहबाज शरीफ फीता काट सके और तस्वीरें करोड़ रुपए के एडवर्ट्स अपने कर सके, नवाज शरीफ की भी शक्ल आ जाए और माशाल्लाह बच्चे पैसा बनाएं जो बड़े तैयार। और एक बच्चे को खास लगाए हुए पावर प्लांट्स के ऊपर, एक शरीफ खानदान का बच्चा खास लगा हुआ ये कोयले के पावर प्लांट्स के ऊपर। मैं भी आपको तफसील देता हूं इसकी, लेकिन जो आपको समझ कि अगर थोड़ी सी सोच हो, दूरदर्शी हो, तो जितनी बिजली हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, पख्तूनख्वा में जितनी बिजली वहां से निकल सकती है, कम से कम। इस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद में धरने के शुरा से खिताब कर रहे हैं। आप ये मुलाजा कर रहे हैं, इमरान खान आज जो है इस्लामाबाद में धरने के शुरा से खिताब कर रहे हैं। धरने के शुरा से इस वक्त खिताब कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि किसी सियासी जमात का जलसा धरने का मुकाबला नहीं कर सकता और उनका ये भी कहना है कि कोई भी जमात जो है इस धरने का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान का आज़ादी मार्च के धरने से खिताब इस वक्त जारी, आप ये मुलाजा कर रहे हैं और उनका इस मौके पर कहना था कि किसी भी जमात का जलसा इस धरने का मुकाबला नहीं कर सकता है। इमरान खान का कहना था कि बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, किसी सियासी जमात के जलसा धरने का मुकाबला नहीं कर सकता। लोगों को, मुकामी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती और आप फिक्र ना करें, हशमत मेरे साथ अभी खड़े, हमारा पूरा प्रोग्राम आपके लिए कि एक नया मंशूर लेके आएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके हकूक मिले, उनको अपने पैर पे खड़े, अपने फैसले खुद करें। पावर यहां से आपको दी जाए, बजाय यहां इस्लामाबाद से आपको कंट्रोल किया जाए। आप खुद अपनी जिंदगी के खुद फैसले करें। और मैं आपको यह भी बता दूं, ऐसे इलाके हैं वहां, स्कर्दू के इर्द गिर्द में इलाकों में फिरा हूं, एक जगह मैं भी आपको बताऊंगा, उसके साथ उसकी चारों तरफ स्कर्दू के 360 डिग्रीज छोटे छोटे गांव हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, एक खपलू जगह है। आप खपलू के अंदर आप जरा लोगों से पूछें कि किसी ने अपने कभी घर को ताला लगाया है? कभी ताला नहीं लगाया, कभी उनकी तारीख में चोरी नहीं हुई, जिंदगी में खपलू की तारीख में चोरी नहीं हुई। और ऐसे यानी ऐसे मैं अब क्या कहूं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि एक दिन अल्लाह सारे पाकिस्तान को उस तरह के लोग बना दे जो उनके अंदर भाईचारा है, जो वो अच्छा कभी कत्ल ही नहीं हुआ, कि ऐसे गांव है जिंदगी में कभी कत्ल ही नहीं हुआ वहां। ये ऐसे इलाके हैं आपके हमारे पाकिस्तान में, और एक दूसरे की मदद करना, और नफीस तरीन लोग जिसको हम अंग्रेजी में सिविलाइज कहते हैं, सिविलाइज लोग हैं। तो बजाय हमें उनको सिखाने के कई चीजें हमने आपसे सीख ली, इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान में आपसे सीखेंगे। मैं अब अच्छा अपने धरने वालों को मुबारक देना फिर से चाहता हूं कि डीजल, मौलाना फजल रहमान और पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है। ये आपके प्रेशर से आई है, लेकिन अभी 5 रुपए और इनको कम करनी चाहिए, क्योंकि इनको जो छूट मिली है वो कम से कम 15 रुपए इनको कीमत कम करनी चाहिए। अभी भी 5 रुपए इन्होंने हमें नहीं दिए, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। और 30 के लिए, 30 को हमने जितने भी इन्होंने जुल्म किए हैं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में खड़े होकर उसकी पूरी डिमांड देंगे कि यही आपने जुल्म किया है, हमें हिसाब दो। पाकिस्तानी कौम जागी हुई है, हमें हिसाब दो।
तो 30 को एक और चीज पूछेंगे इनसे, क्योंकि आप जागी हुई कौम है। सुने जरा क्या हुआ। पेट्रोल की कीमत जब कम हुई इंटरनेशनली, तेल की कीमत, तो 40% बिजली पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट किए हुए तेल के ऊपर बनती है। 40%। तो पेट्रोल तो 25% कम हो गया है, तो इनकी बिजली की कीमत तो कम हो जानी चाहिए। इन्होंने बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई? आपके ऊपर डाका मारा इन्होंने। तो 30 तारीख को इंशाल्लाह हम इनको अब तक टाइम देते हैं। अपना जो आप अवाम का खून चूस रहे हैं, क्योंकि जब बिजली महंगी होती है सब कुछ महंगा हो जाता है। जब डीजल या मौलाना फजल रहमान महंगा होता है सब कुछ महंगा हो जाता है। तो हम आपको 30 तारीख तक दे रहे हैं, इनकी कीमत नीचे करो, क्योंकि उसके बाद धांधली तो हमने आपके सामने लेके आनी है, क्योंकि हम 1.5 साल से ज्यादा हो गया, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो 30 तारीख को इंसाफ भी हमने लेना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। तो आपने बिजली की कीमत कैसे बढ़ा दी? और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग टैक्स नहीं देते। पूछे आसिफ जरदारी का कितना टैक्स? आसिफ जरदारी से पूछे आपके सासे कितने हैं? अपने बेटे से पूछे बिलावल कि आपके कितने सासे हैं? ये आपका हक है। बादशाह में नहीं पूछ सकते। जमहूरियत में हर पाकिस्तानी अपने लीडर से पूछ सकता है कि बताओ, आप हमारे से पैसा ले रहे हो, हमारे से टैक्स ले रहे हो, आप बताओ कि आपके सासे कितने हैं? ना आसिफ जरदारी ने सच बोला है अपने सासे डिक्लेयर करने में। बिलावल का तो मुझे पता नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन नवाज शरीफ और उसके खानदान ने कभी इस कौम को सच नहीं बोला कि इनके असासे कितने हैं, कितने पाकिस्तान में और कितने बाहर हैं। और ये मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस मुल्क में करप्शन खत्म करनी है, जब तक लोग अपने असासे सच्चाई से डिक्लेयर नहीं करेंगे और जो पकड़ा गया बेनामी असासे रखते हुए, जब तक उनको सजाएं नहीं होंगी, मुल्क अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि हम आके टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। ये टैक्स बढ़ाना तो जुल्म होता है अवाम पे। हम टैक्स वसूल करेंगे और इंशाल्लाह करप्शन कम करके टैक्स भी कम कर देंगे। हम टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर हम करप्शन के ऊपर काबू पा गए, जितनी करप्शन है पाकिस्तान में, अगर उस पर काबू पा गए, हमारे पास पैसा इतना आ जाएगा कि हमें अवाम के ऊपर और मजीद बोझ डालना नहीं पड़ेगा, कीमतें बढ़ानी नहीं पड़ेंगी। अगर तेल की कीमत नीचे आई इंटरनेशनली, तो हम फौरी तौर पे कीमतें नीचे लेके आएंगे। हम उसके ऊपर पैसा नहीं बनाएंगे लोगों के ऊपर बोझ डाल के। और इंशाल्लाह नए पाकिस्तान के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। हर शहरी जो चीज पूछना चाहती है किसी गवर्नमेंट के, किसी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में, आप ये पूछना चाहते हैं कि इमरान खान के सासे कितने हैं, बताओ। मुझे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के कानून के तहत डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे सासे इतने हैं, और हम फिर पाकिस्तानियों को लगा देंगे कि जिस के जो शरीफों के और जरदारियों के असासे जो छुपाए हुए हैं, जो भी पाकिस्तानी हमें बताएगा कि असासे इधर पड़े और ये इन्होंने बिना भी रखे हुए हैं, जब हम वापस लेंगे तो उनको उसमें से उनको इनाम देंगे इनके पैसों से। मसलन अगर किसी ने 1000 रुपए के असासे पकड़े तो हम उसको 30 रुपए उसमें से 300 रुपए 1000 रुपए में से उसको देंगे जो असासे इनके ढूंढ के लेके आएगा। यानी ये पहली दफा होगा पाकिस्तान में कि अरबों डॉलर जिनके बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, इसका मतलब या टैक्स की चोरी है या आप करप्शन से पैसा बनाया है। हिंदुस्तान में उन्होंने मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड को
167 नाम दिए बड़े बड़े अरबोपतियों के। उन्होंने कहा कि इनके एहसास डिक्लेयर नहीं किया, हमें वापस भेजें। हमें कहेंगे कि इनके एहसास, तो उन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि ये एहसास हमारे हैं। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट कानून वो ये कि मैं कहूं जी आसिफ जरदारी ने डिक्लेयर किया है या नवाज शरीफ ने डिक्लेयर किया, उनके पास है ही कुछ नहीं। वो वालदा के घर में बेचारे रहते हैं और बच्चे पैसे भेजते हैं उनको गुजारा करने के लिए। और घड़ी उन्होंने सिर्फ 30 करोड़ की पहनी हुई है, लेकिन वो भी किसी ने तोहफे दे दिए। बड़े तोहफे मिलते हैं मियां साहब को। लैंड क्रूजर भी है, वो भी अपने नाम पे नहीं है, वो भी तोहफा मिला हुआ है। तो हम ये पूछ सकते हैं, ये इन्होंने एहसास डिक्लेयर किए हैं, इतने हमारे ख्याल में इनके एहसास बाहर पड़े हैं। उनकी गवर्नमेंट को जब हम कहेंगे कि जी ये एहसास पाकिस्तान के लोगों के हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को साबित करना पड़ेगा कि ये हमारे पैसे हैं, हमने जायज तरीके से बनाए हैं। उनको साबित करना, हमें नहीं साबित करना पड़ेगा। से जायज तरीके से बनाए हैं या नाजायज तरीके से बनाए हैं। और दोनों मियां साहब और आसिफ जरदारी का कमाल यह है कि काम किए बगैर अरबपति बन गए। ये कमाल इन्होंने कोई खास, या तो इन्होंने पीतल से सोना बनाना सीख लिया है, कोई ऐसा काम सीखा है कि काम किए बगैर अरबपति दोनों बन गए। तो हमने इंशाल्लाह इनके और भी इनके जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इंशाल्लाह इनका पैसा वापस लाएंगे और सारा पैसा तालीम और सेहत पे पाकिस्तानियों के खर्च करेंगे। अब मैं आपको ये कोयले का, ये जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं, ये आपने जरा बड़े संजीदगी से सुनना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम पे डाका मारा जा रहा है। ये इतना बड़ा डाका है कि आपके बच्चे इनकी कीमत अदा करेंगे महंगी बिजली से। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी से ख्वाजा आसिफ के जो रिश्तेदार हैं, ख्वाजा नईम, जिनको इन्होंने नेप्रा का हेड बनाया हुआ है। नेप्रा क्या है? नेप्रा है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसका मतलब क्या है कि बिजली मसलन जो पावर प्रोड्यूसर है वो बिजली की कीमत तय करते हैं। जो नेप्रा है वो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करती है कि नहीं बिजली आपने ज्यादा की, अब कम करें, ये अवाम के लिए ज्यादा बिजली महंगी है। यानी वो नेप्रा हमारे हुकूक, पाकिस्तानी अवाम के हुकूक की हिफाजत करती है, उसको नेप्रा कहते हैं। अब वापडा का हेड ख्वाजा आसिफ जो फैसला करता है कि बिजली की कीमत ऊपर जानी चाहिए, तो जिसने हमारी मदद करनी है नेप्रा ने, उसका हेड कौन है? ख्वाजा आसिफ का रिश्तेदार ख्वाजा नईम। अब वो एक पंजाबी में कहते हैं कि चोर और कुत्ता इकट्ठे हो गए, यानी चोर कुत्ता इकट्ठे हो गए। चोर को कौन पकड़ेगा जब कुत्ता उसके साथ मिल गया? तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। यानी एक तरफ वो जिसने हमारी नुमाइंदगी करनी है नेप्रा की, वो उसका रिश्तेदार है, तो वो कैसे रोकेगा ख्वाजा आसिफ को जब वो कीमत बिजली की बढ़ाता है? अच्छा, अब ये जरा सुने, ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट कोल पावर जो 6 बना रहे हैं, कोयले के पावर प्लांट्स पंजाब में 6 लगाए जा रहे हैं। अब ये जो 6 प्लांट्स हैं, इनको बड़े गौर से सुनना है, ये बहुत बड़ा डाका मारा जा रहा है आप पे। पहले तो ये प्लांट्स बनाने, क्योंकि कोयला बाहर से आना है, तो ये बनाने चाहिए थे कराची में। पंजाब में क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उतना लंबा खर्चा पड़ेगा कोयले का। कराची से लाखों टन कोयला आएगा पंजाब में। सोचे सड़कों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो सारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। वो जितना भी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है कोयले का, लाखों टन का जो आएगा वहां से पंजाब में, उसकी कीमत आप अदा करेंगे। तो आदमी पूछे कि आप कराची में क्यों नहीं बनाते जिधर पास ही होगा? तो पहले तो 6 बन रहे हैं। 2 पावर प्लांट्स, मियां साहब का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दोस्त है जिन्होंने बड़ा पैसा दिया इनकी कैंपेन पे, 2 तो वो बना रहा है, वो भी दोस्त है। जो बाकी 4 हैं उनका पता नहीं कौन बना रहा है।
और मैं आपको अभी इंकशाफ कर देता हूं कि वो एक शरीफ खानदान का एक और माशाल्लाह खानदान भी तो बढ़ता जा रहा है ना। एक बेटे की जिम्मेदारी लगी हुई है कि वो पावर प्लांट चाइना के साथ मिलके ये 4 पावर प्लांट्स बन रहा है। लेकिन इनकी खास चीज क्या है? अब वो पावर प्लांट ये ऐसे है, मैं आपके लिए आसानी से समझाने लगा हूं। होनी चाहिए वो पावर प्रोजेक्ट की कीमत मसलन 60 रुपए, इन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी है 100 रुपए, 40 रुपए ऊपर डाल दिया। तो पहले तो 40 रुपए जेब में आ गए क्योंकि 60 रुपए उसकी कीमत है, इन्होंने 100 रुपए कर दी है। कौन देगा उसकी कीमत? जो 40 रुपए ऊपर डाले आप देंगे उसकी कीमत, महंगी बिजली से। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके ऊपर जरा सुने ये, क्योंकि आपको समझना चाहिए। ये देखें, ये आपके लिए याद रखें, ये मैं आपके लिए, आपको जगाने के लिए आपको बता रहा हूं कि किस तरह के जुल्म आप पे किए जा रहे हैं। अपने पैसे बनाने के लिए कौम किस तरह महंगाई से इनकी कीमत अदा कर रही है, इनके करप्शन की कीमत। तो पहले तो 60 रुपए से 100 रुपए प्रोजेक्ट की कीमत ले गए, 40 रुपए वो जेब में। उसके बाद गारंटी प्रॉफिट दिया है, 28% गारंटी प्रॉफिट दिया है कि जब वो प्रोडक्ट चलेगा तो मसलन अगर उसकी नफा नहीं बनता, 20% बनता है, तो गवर्नमेंट मजीद 8% उसको देगी। जो प्रोजेक्ट लगा रहा है मजीद 8% उसकी जेब में डालेगी, क्योंकि उसका नफा 28% बना। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो पहले तो कीमत बढ़ा दी, उसके बाद उसके ऊपर 28% नफा गारंटी कर दिया, 28% नफा गारंटी कर दिया, और फिर उनके शेयर फ्लोट कर देंगे। ये जरा सुने, उनके शेयर फ्लोट कर देंगे। अब जब 28% नफा किसी प्रोजेक्ट में मिल रहा हो और वो दे रही हो, गारंटी कर रही हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो तो शेयर जो 1 रुपए में बेचना है वो 5 रुपए पे चला जाएगा। तो शेयर फ्लोट करके उसमें से अलग पैसा बनाएंगे, और कोई पैसा डाले बगैर प्रोजेक्ट इनके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि अपनी सारा पैसा निकाल लेंगे। यानी इनको मुफ्त में पड़ेगा, वो कीमत अदा करेगी पाकिस्तानी कौम महंगी बिजली से। ये होने जा रहा है। तो ख्वाजा नईम, मैं आज इमरान खान यहां खड़ा होके आपको कह रहा हूं कि हम बड़ी करीब से देखेंगे कि नेपरा क्या करती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है हमारे हकूक की हिफाजत करना। ख्वाजा नईम, आप पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे अगर आपने ये डाका मारने दिया इनको। आप पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे, ना ही आप ये नेपरा की बिल्डिंग में रह सकेंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह आपकी नेपरा की बिल्डिंग में अवाम का समुंदर मुजाहरा करेगा अपने हकूक के लिए। आप समझते हैं कि हम डाका मारने देंगे? ये तो नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये जागी हुई कौम है, हम सब निकलेंगे, मैं खुद मुजाहरा करूंगा आपके आके। और पहले किस दुनिया में इजाजत होती है कि एक रिश्तेदार एक वापडा का हेड है और दूसरा हेड है उसका जो नेपरा, जिसने हमारे हकूक की हिफाजत करनी है। ये सिर्फ शरीफ खानदान के दौर में हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की तबाही की है। ये अमीर होते गए हैं, कौम से गरीब होती गई है। अच्छा, आप जरा एक और चीज सुना जरा ये। हाँ, मेरे ख्याल में पब्लिक रिलैक्स होना चाहती है, ब्लड प्रेशर नीचा लाना चाहती है, थोड़ा सुकून लाना चाहती है। ये लो, गो नवाज, 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 गो नवाज। अच्छा, आप सुने, एक तरफ तो इतना महंगा पावर कोयले के ऊपर, क्योंकि कमीशन बननी है। अब पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये जरा गौर से सुने, पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने पैसे से
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, जिसकी 125 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है। एक है मतलतान में, स्वात में, और दूसरा लावी स्वात में। ये प्रोजेक्ट तैयार बैठे हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट, एक चित्राल में और एक स्वात में। अच्छा, अब सारा पैसा पख्तूनख्वा की हुकूमत खर्च कर रही है। सस्ती बिजली, ये पानी के ऊपर बिजली, यानी कि पानी भी अपना तो इंपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं, सबसे सस्ती बिजली है। नवाज शरीफ की हुकूमत ने मना कर दिया कि नहीं आप बना सकते। मियां साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कुछ तो शर्म करो कि अगर जिसमें से पैसा नहीं नजर आता तो वो मना कर दिया, और ताकि पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्रेडिट ना चला जाए, ताकि इमरान खान की तहरीक इंसाफ को क्रेडिट ना चला जाए, प्रोजेक्ट ही मना कर दिया। बिजली है नहीं पाकिस्तान में, लोड शेडिंग की इंतहा है। सस्ती, सबसे सस्ती बिजली पानी की है, पानी से वो बनाना चाहते, प्रोजेक्ट तैयार बैठे, इन्होंने 1 साल डिले कर दिया। और मियां साहब, अगर आपका ख्याल है कि आप इस तरह की हरकतें करके पख्तूनख्वा। इमरान खान धरने की शुरका से खिताब कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ शामिल करेंगे हेडलाइंस। This headline news is brought to you by नया लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन फैलाने वाले ताकतवर जरासीम से दे बेहतरीन हिफाजत। कराची समेत सिंध के अहम शहरों में 3 दिन मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की तजवीज। इस्लामाबाद में जुज़वी जिया खान में मुकम्मल तौर पर मोबाइल फोन बंद रहेंगे। इमरान खान का पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 रुपए कमी का मुतालबा। कप्तान का 30 नवंबर को बिजली की कीमतों में कमी के लिए एहतजाज का ऐलान। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने जायद बिल की वजह लोड शेडिंग कम होना करार दे दिया। परवेज रशीद का दावा, धरने ना होते तो पेट्रोल 14 रुपए सस्ता होता। फैसलाबाद समेत कई शहरों में जायद कीमत पर पेट्रोल बेचने वाले कई पंप्स बंद। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए में 8% तक कमी। मिसबा ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन कराने की बजाय पाकिस्तान की बैटिंग शुरू करा दी। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 261 रन पर खत्म। पाकिस्तान के दूसरे इनिंग्स में 2 विकेटों पर 61 रन, मजमूई बरतरी 370 रन की। और अज़ादारान हुसैन आज 7वीं मुहर्रम को शहजादे कासिम को पुरसा दे रही हैं। क्वेटा और मुल्तान में जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। कराची, लाहौर समेत अहम शहरों में फौज तैनात। हेडलाइंस आपने जानी। एक मरतबा फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर इमरान खान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी हमने फैसला किया कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे बारी बारी इनके करप्शन कितनी की है, आपका किधर पैसा गया। ये इसलिए जरूरी है कि अगर जब तक आपको पता नहीं चलेगा ये इसी तरह लूटते रहेंगे। अच्छा, अब मैं मौलाना फजल रहमान की तरफ आता हूं। मैं मौलाना साहब, आपको सिर्फ आपने जिस तरह जुल्म किया, जो बातें कही आपने हमारी ख्वातीन के ऊपर, पाकिस्तान के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा सुना है, पढ़ा है कभी? अगर मौलाना साहब आपने पढ़ा हो तो उन्होंने खास एक कहा कि अपनी औरतों को हुकूक दिए जाए, उनके भी हुकूक हैं, उनको दिए जाए। और हम तहरीक इंसाफ पहली पाकिस्तान की पार्टी आई है पाकिस्तान की तारीख में जिसने पाकिस्तानी ख्वातीन को सियासत में लेके आई, वो अपने हुकूक के लिए खड़ी हुई, उनको एम्पावर किया। ये पहली पाकिस्तान की पार्टी है। हमने कौन सा जुल्म किया? कोई मुझे बताए कि हमने एक चीज अपने दीन के खिलाफ की हो, बल्कि दीन के लिए किया कि दीन हमें कहता है। आपको पता होना चाहिए कि जब इस्लाम आया था पहली दफा ख्वातीन को राइट्स मिले थे, पहली दफा।
कुरान की आयत है कि औरतों के ऊपर इंसान पे, मर्द पे उतने ही हुकूक है जितने मर्द पे औरत पे हुकूक है। ये कुरान की आयत है, ये कभी पहले ऐसे नहीं हुआ था। औरतों को हुकूक दिए गए थे, औरतों को एक माशरे में जगह दी गई थी, इज्जत दी गई थी, डिग्निटी दी गई थी। तो आप कौन होते मौलाना साहब फतवे देने के लिए कि हमारी यहां ये औरतों के ऊपर आपने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, और जो आपके भाई ने पख्तूनख्वा की असेंबली में जुबान इस्तेमाल की, आपको, आपके भाई को शर्म आनी चाहिए। पहले तो अपने दीन को समझ जाएं, क्योंकि आप जैसे लोग जो दीन के सौदागर हो, दीन के ऊपर पैसा बनाते हो, आपका सिर्फ मुशर्रफ के साथ हो तो मौलाना फजल रहमान फिट हो जाता है, जरदारी आता है मौलाना फजल रहमान उसके साथ फिट हो जाता है, नवाज शरीफ आता है उसके साथ मिल गया जाके। 2-3 वजारतें आपकी जमीर की कीमत है और एक डीजल का परमिट के ऊपर आप बिकने वाले हैं, और हमें लेक्चर दे रहे हैं औरतों के ऊपर। आपको ना मगरब का पता है ना इस्लाम का पता है। और मैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से पूछता हूं कि आपका एलआई, ये आप में अलायंस पार्टनर है दोनों का, इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है औरतों के ऊपर, क्या आपको कोई उसको टोकने के लिए कोई लफ्ज नहीं मुंह से निकला? क्योंकि सियासत सब कुछ है आपकी। और मैं उन ख्वातीन से पूछ रहा हूं जो कि बाहर से पैसे लेके पाकिस्तानी औरतों की जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लगी हुई है काम करने के लिए, या बाहर से एनजीओ बने हुए हैं जो औरतों को आजाद करने के लिए, आपके मुंह से कुछ नहीं निकला फजल रहमान के ऊपर। और मैं पीपल्स पार्टी से पूछता हूं कि अभी लिबरल पार्टी है, लिबरल सेकुलर पार्टी है, बिलावल भुट्टो आपके मुंह से कुछ नहीं निकला? आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, क्योंकि फजल रहमान के खिलाफ आपकी जुर्रत नहीं हुई बोलने के लिए। खैर नवाज शरीफ आपसे तो उम्मीद ही कोई नहीं थी, क्योंकि आप तो जिधर हवा चले वेदर कॉक उधर चला जाता है, कभी लिबरल बन जाते हो, कभी जिहादी बन जाते हो। अगर कुर्सी मिलनी हो तो फटाफट सूट टाई पहन लेते हैं, अंग्रेजी भी बोलनी शुरू कर देते हैं, और अगर जिहाद के दिन हो तो जिहादी भी बन जाते हैं। और उसामा बिन लादेन से पैसे भी लिए इन्होंने, बेनजीर की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। ख्वाजा, मैं भी उनका नाम आपको बताता हूं कि उन्होंने एफिडेविट दिया कि मैं उसामा बिन लादेन से पैसे लेके आया और नवाज शरीफ को दिए। ख्वाजा क्या नाम था? क्या नाम था? मैं भी उसका नाम बताता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया है, एफिडेविट भी हमारे साथ है। तो जिहादी भी बन जाते हो, इनलाइटेंड मॉडरेट भी बन जाते हो, जिधर कुर्सी मिले, क्योंकि आखिर में एक ही काम है, पैसा बनाना, बिजनेस चलती रहे, बस जो मर्जी बनना चाहे बन जाते हैं। तो मौलाना साहब, और मैं पाकिस्तानी ख्वातीन को कहना चाहता हूं, और मैं ये पीपल्स पार्टी की औरतें, ये असेंबली में जो रिजर्व सीट पे औरतें बैठी थी, इनको शर्म नहीं आई सुन के ये जो बातें की इन्होंने? मुझे एक चीज बताएं कि ये जो हमारी ख्वातीन बैठी हैं, मुझे एक चीज बताएं कि हमने अपनी दीन और अपने कल्चर के खिलाफ कोई बात की हो, कोई चीज बताएं कि अगर ख्वातीन निकल रही हैं, नए पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, हमें खुश होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि एक मां, और मां की कितनी इज्जत इस्लाम में, जो मां की इज्जत है किस और कल्चर में, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, सारे मुल्क को खुश होना, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने इस तरह की ख्वातीन हमारे मुल्क में दी है। मौलाना फजल रहमान, आपको तो एक सीट नहीं मिलने लगी अगले इलेक्शन में, ये तो मैं आपको अभी कह देता हूं। अच्छा, अब 30 नवंबर से आने से पहले ही मियां साहब के छक्के छूट गए। हमारे इस्लामाबाद के लोगों के पुलिस जा रही है उनके घरों में कि जी एफआईआर आपके ऊपर कट रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। पिंडी में हमारा जो ऑफिस था उसके ऊपर कल डाका पड़ा है,
और चीजें उठा के ले गए लोग। पहले इन्होंने कोशिश की 31 को आप सब जानते हैं कि जो इन्होंने हमारे से किया। उससे पहले ये आजादी बस जब गुजरांवाला से जा रही थी, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर खड़े होके इनका एक पौमी बाटा और उसके के गुंडे थे, उन्होंने पथराव किया, गोलियां चलाई। उसके बाद यहां के इन्होंने हमें तंग किया। फिर यहां धरने से लोगों को उठा के इनका जो आईजी गुल्लू भट्ट है वो लेके उन्होंने थाने लेके गए। और अब 30 से पहले डर के ये लोगों के घरों में जा रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। मियां साहब, हर कोई आपकी तरह बुज़दिल नहीं होता। जो मर्जी करो, आप जो मर्जी कर लो। मैं आज आपको कह रहा हूं कि 30 को जो होने लगा इस्लामाबाद में, ना आप इसको रोक सकते हैं, ना पुलिस में आपके गुल्लू भट्ट इसको रोक सकते हैं। जो मर्जी कर लो, इंशाल्लाह 30 को यह फैसला कुन अवाम निकलेगी। और 30 आखिरी दिन नहीं होगा हमारी तहरीक का। 30 के बाद और फिर आपका कप्तान आपको बताएगा 30 के बाद हमने क्या करना है। अब मैं अपने नौजवानों से सबसे पीछे पूछना चाहता हूं कि स्टेमिना कम तो नहीं हुआ आपका? फैमिलीज, स्टेमिना तो नहीं कम हुआ? क्योंकि आपका कप्तान, एक तो खैर आपकी वजह से स्टेमिना बढ़ता जा रहा है, उम्र कम होती जा रही है, स्टेमिना बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो अभी वार्म अप हो रहा हूं। देखें, मैच खेलने से पहले वार्म अप हुआ करता है। अभी तो मैं वार्म अप हो रहा हूं, असल मैच तो आने वाला है। तो आप सब तैयार हो? इंशाल्लाह खास तौर पे मैं गिलगित बल्तिस्तान के अपने नौजवानों को और जो बहनें यहां आई हुई हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको ये वादा, हमारा वादा याद है कि ये है तहरीक इंसाफ। इंसाफ का मतलब ये कि सबको बराबर की तरह हमने देखना है, और इंसाफ का ये भी मतलब कि सबको इक्तदार में शरीक करना है। अपने से इक्तदार लेके इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, हम सूबों को भी देंगे, हम बल्दियात में भी देंगे, हम गांव-गांव तक लोगों को मौका देंगे कि अपने पैर पे खड़े हों, अपनी जिंदगी को खुद फैसले करें। और ये है हकीकी जमहूरियत। बहुत बहुत शुक्रिया।